हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अपना वो हो गया था माउथ और बकल कैविटी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पोर्शन, ग्रसनी या फेरिंग्स। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन में श्वसन तंत्र भी खुलता है, इसमें पाचन तंत्र भी खुलता है, लेकिन दोनों ही तंत्र थोड़े से क्रॉस में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से श्वसन तंत्र आ रहा है तो ये इधर आएगा, यहाँ से फूड आ रहा है तो ये पीछे जाएगा, क्योंकि अपने आगे तो है इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और पीछे की तरफ है अपना फूड पाइप। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्रॉस होती है, इसलिए तो ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें दो जो है क्या करना चाहिए, छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र एक तो ग्लोटिस होता है और दूसरा होता है गलेट। ग्लोटिस कौन सा, जिसमें कि रेस्पिरेटरी या जो ऑर्गन गैसेस हैं वो जाएंगी, और जो गलेट है उसमें या जो निगल द्वार है उसमें खाना जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे एक और ट्यूब होती है और वो होती है यूस्टेकियन ट्यूब्स, यानी कि जो कान से, जब अपन कान की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा ये कि इसमें जो है कभी कभी जैसे अपन को खाना खा रहे हो और एकदम से खांसी आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कान में कुछ चीज़ चली गई, तो वो जो है नाक, कान और गला, ये कहते हैं ना ईएनटी डिपार्टमेंट, यानी कि तीनों चीज एक साथ ही हैं जॉइंट फेरिंग्स में। इसलिए जो है ये पोर्शन है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद में फिर है ईसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें बस थोड़ी सी नॉर्मल है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये केवल जो फूड है उस फूड को ट्रांसफ़र करती है बकल कैविटी से स्टमक तक। तो ये जो है इस तरीके से। अब अगर थोड़ी सी अपन इसके स्ट्रक्चर देखें तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर भी जो है आपको लेयर्स, अब ये जो लेयर्स हैं अभी मैं आपको जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसमें आप किसी भी जो एलिमेंट्री ट्यूब है तो किसी की भी जो वॉल है उस वॉल का अपन अनुप्रस्थ काट या ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, और उस ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, और वो लेयर्स सभी में एक जैसी होंगी, लेकिन बस किसी की थिकनेस अलग होगी, कहीं पे किसी का थोड़े से जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे जो ये है ईसोफेगस की, तो यहाँ पे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन वॉल की देखते हैं तो यहाँ पे आपको लेयर्स मिलेंगी। और कौन कौन सी लेयर्स मिलेंगी, इसमें होगी सिरोसा, फिर मस्कुलर लेयर है, फिर सबम्यूकोसा है और फिर म्यूकोसा है। तो इस तरीके से सिरोसा और पेशी स्तर, अधे श्लेष्मा और श्लेष्मिका, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, और ये चारों लेयर्स आपको सभी में मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी अलग होगी। तो ये एक जब अपन मैं अलग से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा के और वो सारी चीज़ यहाँ पे समझाऊंगी, अभी मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पर जैसे ही ईसोफेगस या ग्रसिका जहाँ पर खत्म होती है और स्टमक जहाँ पर जुड़ती है, तो यहाँ पर जो है एक तरीके का क्या कहोगे आप, वाल्व टाइप से होता है। मतलब वाल्व भी आप नहीं कहोगे, लेकिन जो है स्फिंक्टर उसे बोलते हैं। तो उस तरीके की संरचना होती है जिसकी वजह से जो खाना है वो खाना स्टमक में तो जाएगा, लेकिन स्टमक से उसमें नहीं जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, जैसे कभी जब वॉमिटिंग वगैरह होती है तब जो है प्रेशर की वजह से जो है ये हट जाते हैं, तो उस समय जो है स्टमक का खाना मुंह में आ जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद में अपन स्ट्रक्चर लेते हैं किसकी, आमाशय की। अब ये जो आमाशय है या स्टमक है, ये थोड़ा सा
आप जब डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखना, ताकि अगर आप बिल्कुल सीधा, कभी क्या होता है बना तो दिया अब उसको सीधा खड़ा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि खाना यहाँ पर ये मान लीजिए 4 से 5 घंटे ठहरता है, और अगर ये सीधा खड़ा होगा तो यहाँ से पाइप से आया और यहाँ से निकल गया, तो इस वजह से है जब आप इसका डायग्राम बनाओ तो ये थोड़ा सा आपको लेटा हुआ बताना है। और अगर हम स्टमक देखते हैं तो स्टमक यहाँ पे किससे जुड़ा है, इसोफेगस या ग्रसिका से, और यहाँ पे जुड़ता है छोटी आंत या डिओडिनम जो पोर्शन होता है उससे ये जुड़ता है। और यहाँ पर जो ये एक तरह से अपन इसको बोलते हुए खाने की थैली नॉर्मली, तो ये आमाशय, पेट या स्टमक जो भी आप कहना चाहो, तो उस तरह की संरचना है। और ये जो है ये संरचना आपको कहाँ मिलेगी, डायाफ्राम या तनुपट से नीचे। आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था या जिनने नहीं पढ़ा है, तो हमारे जो लंग्स, हार्ट, जितने ऑर्गन हैं वो ऑर्गन डिवाइडेड हैं। हमारे चेस्ट पोर्शन है या ब्रेस्ट पोर्शन है, उसमें बीच में एक लेयर होती है, एक पट होता है जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो उसके ऊपर है, और आमाशय, इसीलिए इसोफेगस इतनी लंबी होती है, वो पूरी पार करके फिर जाके स्टमक उसके नीचे आता है। तो ये जो है डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें भी 3 भाग हैं। एक तो है ऊपर वाला कार्डियक। कार्डियक क्या होता है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट को अगर हम साइंटिफिक बोलें, वैसे तो हृदय हिंदी में बोलते हैं, फिर हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। कभी होता है जैसे हार्ट अटैक नहीं कह के कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं हम, हार्ट की बात कर रहे हैं। तो कार्डियक जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका मतलब कि ये जो भाग है, ये भाग किसके पास में है, हार्ट के पास में स्थित है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया, कार्डियक। फिर उसके बाद में फंडस है, और जो थर्ड है वो है पायरोलिक। बीच वाला आपका जिसको बॉडी लिखा हुआ है ये फंडस है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है वो पायरोलिक है, जो कि छोटी आंत से जाके जुड़ता है। अब देखो सबसे पहला पार्ट है कार्डियक। अब ये जो कार्डियक है, ये कार्डियक किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ग्रसिका से। तो ग्रसिका जो है उसके हिसाब से, तो अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ स्फिंक्टर होते हैं, जिसे हालांकि वाल्व नहीं बोलते हैं, और हालांकि आपके बुक में लिखा हुआ है कार्डियक वॉल्व, लेकिन वॉल्व थोड़ी सी और भी एडवांस स्टेज होती है। फिर इसका मेन, वैसे आप इसको क्या बोलोगे, अवरोधनी, यानी कि अवरोध करने वाली। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट है फंडस। ये फंडस पार्ट है, सबसे बड़ा है, लगभग 80% भाग बना रहा है। 10% आपको कार्डियक भाग मिलेगा, 10% आपको पायरोलिक मिलेगा, और 80% भाग है वो आपका क्या है, फंडस वाला। तो यहाँ पर जो है जितना भी खाना है वो इकट्ठा रहता है, और जितने भी डाइजेशन है, जितने भी कहना चाहिए जूसेस वगैरह, वो यहीं पे रिलीज होते हैं, और यहीं पे जो है फूड का डाइजेशन होता है। फिर तीसरा पायरोलिक पार्ट, जैसे जठर निर्गमी भाग बोलते हैं, और ये भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी स्फिंक्टर है, क्योंकि जो खाना है वो ग्रहणी में जाता है या छोटी आंत में जाता है, तो वापस से लौट कर नहीं आए, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवरोधन या स्फिंक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, और इन ग्लैंड को हम बोलते हैं जठरीय ग्रंथि, ठीक है। आमाशय का अगर शुद्ध संस्कृत शब्द कहो तो वो क्या है, जठर। तो जठर रस, जठर ग्रंथियाँ, तो ये आमाशय से ही रिलेटेड हैं, तो ये हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ जूसेस जो इन ग्रंथियों से निकलते हैं, रस जो निकलते हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। उसके अलावा यहाँ पे खाने को चिकना बनाए रखने के लिए श्लेष्मा होता है, और ये जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे आमाशय में खाने का पाचन होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। अब ये क्या होता है कि जो खाना अगर हम, वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम ये मानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, और उसके बाद में प्रोटीन है, उसके बाद में लिपिड, तो इसका बना हुआ है। और हमारा शरीर भी, हमारा बॉडी भी
किसकी बनी हुई है? इसकी बनी हुई है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि जब आमाशय में जो फूड आ रहा है वो भी उसी का कंपोनेंट्स या उसी का संगठन है, और हमारा आमाशय की भित्ति, आमाशय की जो वॉल है वो भी उसकी बनी हुई है, तो क्यों नहीं इसको ये जो है पचा लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है? तो उसका मेन रीज़न होता है श्लेष्मा। ठीक है, तो ये जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा यहाँ पर एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl निकलता है, और इसको ये चिपकने नहीं देता है किसकी? स्टमक की वॉल से। इसलिए जो है, क्योंकि चिकना एक तरह से आप मान लीजिए वैक्स की तरह या ऑयल की तरह स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी वजह से जो है जो HCl है वो HCl या जो और जूसेस हैं वो उसकी वॉल को पचा नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम खाने में इरेगुलर हों, हमारा खाना मतलब हम एक टाइम खा रहे हैं या बहुत गैप दे के खा रहे हैं, तो उस समय जो है धीरे धीरे, जैसे अपन कभी सुनते हैं ना एसिडिटी हो गई, ठीक है, तो एसिडिटी क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी HCl बना रही है, हमारा स्टमक HCl बना रहा है, लेकिन जब उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, हमारी ही जो स्टमक की वॉल है, अब कितना उसको बचा पाएगी श्लेष्मा, या कितना म्यूकस उसको बचा लेगा, तो वो उसको डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। तो पहले तो ये एसिडिटी कहलाती है, जैसे खट्टी डकारें आ रही हैं या एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जब वॉल को खाने लगता है तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं? छाले, जिसे बोलते हैं अल्सर। जैसे अपने मुंह में होते हैं ना छाले, तो छाले में क्या होता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से इसमें क्या हो गए, इसमें आपको छाले दिखते हैं, या जिसको आप कह सकते हो कि अल्सर, मतलब अल्सर थोड़ी और भी एडवांस स्टेज होती है कि हमारे जो अंदर वाली स्किन है वो फूल जाती है, फिर धीरे धीरे जो है आपको कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है मुंह से, छालों से, इस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर रेगुलर हमारा जो फूड है वो इरेगुलर होगा तो उसकी वजह से जो है हमारे स्टमक की वॉल जो है वो HCl के कारण क्या करने लगती है? गलने लगती है। तो इसलिए जो है उसमें अल्सर या ऐसी डिजीज हो जाती है। उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं भी हैं, और ये इसलिए हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें जाइमोजन, ठीक है, जो पेप्सिनोजन, हालांकि ये अभी अपन जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब वो ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट अपने आएगी, तो ये जो है पेप्सिनोजन एंजाइम है उसको रिलीज़ करती हैं, और यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है किसके अंदर? डाइजेशन में। उसके बाद अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी आपको स्ट्रक्चर ये जल्दी से करा दे रही हूँ, बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको इसकी सबकी कल कराऊंगी थोड़ी सी अलग अलग करके, ताकि आपको सब में जो है डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये जो है सबसे पहले जो है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये एक और क्वेश्चन आता है, जैसे छोटी आंत है, तो अगर छोटी आंत की हम लेंथ देखें तो वो है 3 मीटर, और वहीं पे अभी अब दूसरा आएगा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। अब आप कहोगे ये छोटी लंबी होने के बाद भी इसका नाम छोटी है, तो ये इनकी चौड़ाई या इनकी विड्थ के कारण जो है ये थोड़ी सी पतली, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो ये बहुत पतली सी है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी चौड़ी है, इसलिए इसका जो नाम छोटी और बड़ी रखा है वो किसके हिसाब से रखा है? इसकी चौड़ाई के हिसाब से। अब देखो, अगर हम छोटी आंत की बात करें या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो यहाँ पर भी इसके 3 पोर्शन है। इसमें सबसे पहला है ग्रहणी या ड्यूओडिनम, और ये 25 सेंटीमीटर की यू शेप की, ये आप डायग्राम में देख रहे हो बिल्कुल यू शेप की होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कनेक्शन लिवर से भी होता है और इसका कनेक्शन पेनक्रियास से भी होता है। ये यकृत से भी जुड़ी रहती है और अग्नाशय से भी जुड़ी रहती है, तो वो चीज़ अपन डाइजेशन में करेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों इतने बड़े बड़े ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए यहाँ डाइजेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगला जो इसका पार्ट है वो पार्ट क्या है? शुद्रांत, या इसको हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। और जो थर्ड है वो है इसका शुद्रांत। तो ये थोड़ा सा नाम में लगभग एक जैसे ही है, इलियम और जेजुनम। तो यहाँ पे शुद्रांत और दूसरा भी शुद्रांत ही है और उसको हम बोलते हैं इलियम।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 3 में ये डिवाइडेड है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट कौन सा है आपका डिओडिनम। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक जैसी ही दिखाई देंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है क्या करना चाहिए, डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी खाना वगैरह है वो सारा, जितना पाचन हो रहा है उतना ही यहाँ पर अवशोषण भी हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की जो है यहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगी। तो ये सेल्स जो है कल जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर कराऊंगी तब आपको एक एक चीज़ इनकी अलग अलग करवाऊंगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में आती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भी यहाँ पे 3 पोर्शन है। एक तो है उंडुक, एक है वृद्धांत और एक है मलाशय, यानी सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। अब सीकम भी यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पे एक अपेंडिक्स होती है, एक परिशेषिका होती है, जो कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताई थी कि इसमें खाना जो है पहले सेलुलोज वगैरह जब या कच्चा खाना खाते थे तब उसको डाइजेस्ट किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो गई, ये धीरे धीरे अब जो है इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अपन बॉइल्ड खाना खाते हैं और अगर ज़्यादा फंक्शनल भी नहीं है। और कभी कभी जो है ये थोड़ी सी अपनी क्रियाविधि बता भी देती है, तो उस वजह से जो है अपनी बॉडी से उसको अगर अलग भी कर दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद में वृद्धांत जो आपको ये यू शेप की दिखाई दे रही है, ये जो है इसमें 3 आपको दिखाई दे रही है। एक तो जाती हुई आरोही है, एक अवरोही है और एक अनुप्रस्थ है। तो इस तरह से एसेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर, तो इस तरह से उल्टे यू की तरह ये दिखाई देती है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा खाना का अवशोषण वगैरह होता है। और लास्ट में इसमें है रेक्टम या एनस, जो कि थैली जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें कि खाना जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से करा रही हूँ, बाकी कल जब मैं इसकी आपको एक एक की इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी की पूरी बताऊँगी। ओके, थैंक यू।